एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास 4th। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, दोनों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। हमेशा एग्जाम्स में इसके पॉइंट पूछे गए हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें इसके पॉइंट्स हर बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखते हैं और पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, इसके बाद आप मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इसका है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब मार्ले कौन थे? राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे? वायसराय। मैंने आपको बताया था कि राज्य सचिव का जो पद है वो निर्धारित हो चुका है, उसका सृजन हो चुका है, तो अब यहीं से इसकी शुरुआत होती है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको बोला गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि केंद्र में कौन काम करता है? वायसराय, और प्रांतों में कौन काम करता है? गवर्नर्स। दोनों के पास अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वायसराय। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को कहाँ पर इन्वॉल्व किया गया? विधान परिषद में, चाहे वो केंद्र की हो या फिर प्रांत की। लेकिन अब धीरे धीरे करके इनका जो आगमन होगा, भारतीयों को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो अब धीरे धीरे करके कार्य परिषद में भी, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी में किया जाएगा। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको देखिएगा, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। तो दूसरा पॉइंट यही है गाइस कि विधान परिषद में जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को सबसे ज्यादा बहुमत में रखा गया। ठीक है, मतलब गैर सरकारी का मैंने आपको बताया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर जहां भी आए उसको आपको भारतीयों को ही रिलेट करना है, भारतीयों को ही समझना है। तो यहाँ पर भारतीयों की संख्या कहाँ रखी गई? बहुमत में रखी गई, ब्रिटिशर से भी ज्यादा इनकी संख्या थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर रिजोल्यूशन रखना। मतलब यहाँ पे जो विधान परिषदें थी, अब इनको और भी पावर मिल चुकी थी। ओके, क्या क्या था यहाँ पे कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उससे अब ये पूछ सकते थे कि आपने ये जो रूल बनाया, इसको जो रूल आपने इम्प्लीमेंट किया है, इसको एग्जीक्यूट किया है, वो किस तरीके से किया है, और मुझे आप इसके रिजल्ट बताइए कि क्या इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, कैसे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये अब ये पूछ सकते थे और इसका आंसर अब ये देना मैंडेटरी था। ठीक है, ये ध्यान रखेगा कि अब इनको ये आंसर देना ही पड़ेगा। किसको? एग्जीक्यूटिव बॉडी को। किसको? लेजिस्लेटिव बॉडी को। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी इसका आंसर किसको देगी? लेजिस्लेटिव बॉडी को। इसके बाद अब ये क्या कर सकते थे? बजट पर भी रिजोल्यूशन रख सकते थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1892 के एक्ट में कि अभी तक विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ बजट पर डिस्कशन कर सकती थी, इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकती थी। ठीक है, इसको मानना ना मानना किसके ऊपर था? एग्जीक्यूटिव बॉडी के। बट यहाँ से अब ये रिजोल्यूशन दे सकते थे कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है वो इस तरीके से है या इस तरीके से करना चाहिए था, तो इसमें ये कुछ सलाह दे सकते हैं और उसको मानना एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैंडेटरी था। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये थी गाइस, यहाँ पर विधान परिषद अब और भी ज्यादा अधिकार के साथ आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ तक, अब इसके बारे में अब और आगे पढ़िए, क्योंकि ये विधान परिषद जो है वो भारत परिषद अधिनियम है, परिषद की ही सारे बातें इसमें होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि अब वायसराय और जो गवर्नर्स थे उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वहां पे भी भारतीयों को अनुमति मिल चुकी थी कि अब यहाँ पर भी ये मेंबर बन सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद तक ही सीमित था ये चीज, लेकिन अब ये कार्य परिषद तक भी आ सकते थे। ये सबसे अच्छी बात थी। इसके बाद इसमें सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट किया गया वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का। ठीक है, ये वायसराय के कार्य परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, वायसराय की बात कर रही हूँ, गवर्नर की बात नहीं हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेट इनको किया गया था। तो ये फॉर वनडे एग्जाम्स या फिर पीसीएस या फिर यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट था गाइस कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इतनी जो बड़ा मैंने पॉइंट लिख रखा है, इसका सिर्फ मतलब इतना था कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे उनको सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट दे सकती थी।
ठीक है। तो गाइज यहाँ से स्टार्टिंग इनकी हो जाती है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करना, इसके बाद हम पर राज करना। ठीक है, इन्होंने कहा था ना, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा भी था कि इनको बांटो और फिर राज करो। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी मुस्लिमों के लिए, ये स्टार्ट करके कि मुस्लिम प्रतिनिधि को सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट करेगी। तो इसीलिए ये जो काम हुआ ये लॉर्ड मिंटो के ही शासनकाल में हुआ था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बताए और आपको समझ में भी आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इसमें कैसे कैसे जो राज्य और प्रांत थे इनके सब्जेक्ट अलग अलग हुए। इसके बाद ये धीरे धीरे करके जो विधान परिषद है वो अपनी पावर में आई, इसके बाद उसका विभाजन भी हुआ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है गाइस जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इसका ये है कि इसको मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मॉन्टेग्यू कौन थे? राज्य सचिव थे, और जो जेम्स फोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया ताकि यहाँ पे जो केंद्र है वो अलग रूल बना सके और जो प्रांत है वो अलग रूल बना सके। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इसलिए किया गया गाइस ताकि प्रांतों में जो सब्जेक्ट हैं जो अच्छे से डिवाइड हो सके और उन पे अलग अलग अच्छे से व्यवस्था की जा सके, रूल बना दिया जा सके, क्योंकि प्रांत में लोगों को भारतीय ज़्यादा रखे गए। ठीक है, तो उनको क्या किया गया? उनको सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा किया गया ताकि वो दोबारा भी कोई भी जैसे 1857 में क्रांति हुई ऐसी दोबारा ना हो पाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। इसके बाद यहाँ पे विषय तो अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे दूसरी बात और की गई कि प्रांतों में भी जो विषय थे उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इनमें हस्तांतरित और आरक्षित दो टाइप के यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए गए। तो यहाँ पर जो हस्तांतरित है उसमें कौन रूल बनाएगा? गवर्नर और उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, और जो आरक्षित थे, जो रिजर्व थे, उन पर कौन रूल बनाएगा? गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रांत में दो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं, उन पे अलग अलग तरीके से रूल बनाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, एक प्रांत में दोहरा शासन चल रहा है, इसी वजह से यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो आप यहाँ तक बात समझ में होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है कि यहाँ पे, और हाँ ये मैंने आपको बताया है कि जो विधान बनाने का अलग अलग प्रांत जो हैं वो विधान परिषदों की सहायता से अलग अपना रूल बना सकते हैं अपने विषयों पे, और जो केंद्र है वो अपना अलग बना सकता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे देश में द्विसदनी व्यवस्था की गई। ठीक है, जो द्विसदनी का मतलब होता है कि अभी तक आप देख रहे थे जो केंद्रीय विधान परिषद है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो प्रेजेंट टाइम पे भी आप देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद क्या था कि इसके बाद व्यवस्था की गई प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, ये क्या होता है? अभी तक आपने 1892 में जो एक्ट बनाया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1892 में क्या किया गया था कि वहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन थे। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन किए गए थे, बट यहाँ पे अब डायरेक्टली इलेक्शन का भी यहाँ पे व्यवस्था हो गई थी। और कौन कौन यहाँ पे वोटिंग राइट जिनके पास था उनके बारे में समझ लीजिए कि जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो समय समय पे टैक्स पे करते होंगे, और जिनके पास एडुकेशन होगी, वही ऐसे तीन लोग होंगे जिनके पास ये वोटिंग राइट होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितनी सीमित ढंग से, कितनी लिमिट में इन्होंने वोटिंग राइट दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गई आपको बात। इसके बाद फिर चलते हैं कि वायसराय की जो कार्य परिषद होगा गाइस, उसमें 6 सदस्य थे टोटल। तो 6 सदस्यों में से 3 को भारतीय मैंडेटरी कर दिया गया कि 3 में जो 3 होंगे वो भारतीय ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी भारतीयों को रखा जाने लगा, वो भी बराबर, बहुमत में तो नहीं था बट बराबर अब संख्या कर दी गई। ठीक है, बराबर का मतलब ब्रिटिशर्स भी उतने और भारतीय भी उतने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था सांप्रदायिक आधार पर जो सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और यूरोपीय थे
उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे मैंने आपको 1909 में बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। आपको वहाँ पे समझाया है तो मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिमों के बाद अब इन्होंने सिख, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने किसी को बाकी ही नहीं लगाया, सबको पृथक निर्वाचन मंडल सबके लिए बना दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं डिवाइड एंड रूल अपने लेवल पे, अपने एकदम टॉप पे चल रहा था। ठीक है, इसके बाद किया गया 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, ताकि जो भारतीय उच्च नागरिक सेवा है उसको दोबारा स्टार्ट किया जा सके। दोबारा क्या, अभी तक ये व्यवस्था ठीक तरीके से थी नहीं, कोई आयोग इसके लिए था नहीं। तो 1926 में ऐसे आयोग की व्यवस्था की गई और इस आयोग को स्थापित करने के लिए, इसका गठन करने के लिए कौन सा आयोग लाया गया? ली आयोग। ठीक है, ली आयोग बनाया गया और इसने सिफारिश की कि आप ऐसा आयोग बनाइए ताकि जो भारतीय उच्च नागरिक सेवा है उसको यहाँ पे भारतीय भी अच्छे से इसको इन्वॉल्व हो और अच्छे से एग्जाम दें, ताकि इनको भी बड़े बड़े पद पे आने का मौका दिया जाए। ठीक है, अभी तक ब्रिटिशर्स ही बड़े बड़े पदों पे आ रहे थे, तो इस जो ये एग्ज़ाम होगा इसके बाद इसमें जो पास होगा वहाँ पर अब भारतीयों को भी बड़े पद पे आने का मौका मिल सकता था। ठीक है, तो ये इसने किसने सिफारिश की थी? ली आयोग ने। ओके, इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अभी आप देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी जो केंद्र है, ठीक है, वो अलग बजट प्रस्तुत करते हैं और जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, वो अलग अलग अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। कि मोदी जी जो इसमें प्रेजेंट टाइम पे पीएम है वो अलग अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? 1 फरवरी को। ठीक है, हमेशा तभी बजट आता है। इसके बाद जो प्रांत हैं वो अलग अलग, जब भी उनकी विधानसभाएं चुनी जाती हैं, इसके बाद अपना अपना वो अलग अलग बजट लेकर आते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। तो अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि प्रांतों को भी अब क्या था? अधिकार था कि वो अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए नियम बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चुन करके उसमें अच्छे से व्यवस्था बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको गाइस समझ में आया होगा और आपने इसके जितने पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लिखे भी होंगे। आपके सामने नोट्स हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग 1935 में आएंगे। 1935 में आपको बताऊंगी कि उसको यहीं से बहुत लेंदी था और यहीं से हमारे जो भारतीय संविधान है उसके बहुत सारे आपको हूबहू संविधान में जो रूल्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसको भी जितने पॉइंट इसमें है गाइस, इस पर एक रिव्यू करने के लिए कि हर एक 10 साल में इसका रिव्यू करने के लिए एक रिपोर्ट भी जारी करी जाएगी, जो इसको देखने के लिए कि ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं साइमन आयोग। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक जेन्युइन सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।